हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। उम्मीद है कि आपकी एमएमयूटी की तैयारी पूरे जोश के साथ चल रही होगी। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। साथियों, एमएमयूटी, आरयूएचएस, एम्स और अदर एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इसके टॉप 20 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एमएमयूटी के नज़रिए से यह चैप्टर बहुत ही शानदार, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को एक एक बार में अच्छे से समझ लिया तो एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जनन तंत्र की संरचना को समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि इस चैप्टर में परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को एंड तक देखें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। जो इन क्लासों को पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छे से कवर कर लिया तो आपको पेपर में बायोलॉजी के अंदर तो कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, राजस्थान एमएमयूटी 2026 के लिए रैंकर टेस्ट सीरीज स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे हमने लॉन्च कर रखी है, जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट 10 दे रखे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और ये मात्र 49 रुपये में इसकी प्राइस है। तो आप अभी तक इसको बाय नहीं किया हो तो स्लट कैरियर इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके रैंकर्स टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो मात्र 49 रुपये में। क्वेश्चन आज का पहला सवाल है, सहायक प्रजनन तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है आज का कि सहायक प्रजनन नली तकनीक में शुक्राणु को सीधे तकनीक में अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि को कहा जाता है? ZIFT, GIFT, ZIFT, ICSI और ET। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? सहायक प्रजनन तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ICSI। क्या होगा? ICSI। इसकी फुल फॉर्म बात करें तो अपन क्या होगा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आ गए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनसंख्या में IMR में वृद्धि और MMR में कमी होगी। किसी जनसंख्या में IMR में वृद्धि और MR में कमी होगी। ऑप्शन है आपके सामने, विकास दर में तीव्र वृद्धि का कारण। ऑप्शन बी है नतीजा विकास दर में गिरावट। ऑप्शन सी है विकास दर में कोई खास बदलाव नहीं आया। ऑप्शन डी है परिणाम स्वरूप विस्फोटक जनसंख्या उत्पन्न होगी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? किसी जनसंख्या में IMR वृद्धि और MMR में कमी। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। क्या हो जाएगा? विकास दर में कोई खास बदलाव नहीं आया। ओके। यदि शिशु मृत्यु दर बढ़ती है तो जनसंख्या में कमी आनी चाहिए, लेकिन साथ ही मातृ मृत्यु दर कम हो रही है तो इससे माताओं की जान बच रही है और जनसंख्या बढ़नी चाहिए। ये दोनों विपरीत स्थितियां एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर देती हैं, जिससे जनसंख्या की विकास दर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक स्तन पाने वाली माताएं आमतौर पर निम्न कारणों से गर्भधारण नहीं कर पाती। क्वेश्चन है आज का कि अत्यधिक स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर निम्न कारणों से गर्भधारण नहीं कर पाती। का ऑप्शन है गोनेडोट्रोपिन का दमन। ऑप्शन बी है गोनेडोट्रोपिन का अत्यधिक स्राव। ऑप्शन सी है युग्मक परिवहन का दमन। ऑप्शन डी है निषेचन का दमन।
क्या होगा इसका आंसर? कि अत्यधिक स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर निम्न कारणों से गर्भधारण नहीं कर पाती। कौन सा कारण है जो आमतौर पर माताएं गर्भधारण नहीं कर पाती? कौन सा कारण है सर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोनेडोट्रोपिन का दमन। क्यों होगा? बच्चों को जन्म देने के लिए गहन स्तनपान के दौरान महिला के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बहुत अधिक होता है। प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्राव को दबा देता है। एफएसएच और एलएच की कमी के कारण अंडोत्सर्ग नहीं होता, जिससे गर्भधारण की संभावना न के बराबर होती है। एलएच और एफएसएच की कमी के कारण अंडोत्सर्ग नहीं बनता, जिससे गर्भधारण की संभावना न के बराबर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोनेडोट्रोपिन का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसबंदी तकनीक आमतौर पर गर्भ निरोधक की सबसे सुरक्षित विधि है। इसके साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं, फिर भी यह जोड़ों के लिए अंतिम विकल्प है क्योंकि यह लगभग अपरिवर्तनीय है। यह गलत धारणा है कि इसमें यौन इच्छा कम हो जाएगी। थर्ड है कि यह एक शल्य प्रक्रिया है। फोर्थ है देश का कई हिस्सों में पर्याप्त सुविधाओं की कमी। इसका आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट से। आंसर क्या होगा? नसबंदी तकनीक आमतौर पर गर्भ निरोधक की सबसे सुरक्षित विधि है जिसके साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं, फिर भी यह जोड़े के लिए अंतिम विकल्प है क्योंकि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया था। हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया था और अपनाया गया था 1950 में, 1960 में, 1980 में और 1990 में। बताओ साथियों, आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। कब कब किया गया था? ऑप्शन ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1950। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने एक प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लक्ष्य के साथ 1951 यानी 1950 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। फैमिली प्लानिंग शुरू किया गया था। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्य शुरू किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किया जाए। ऑप्शन है सहवास के 72 घंटे, ऑप्शन बी है ओव्यूलेशन के 72 घंटे, ऑप्शन सी है मासिक धर्म के 72 घंटे, ऑप्शन डी है प्रत्यारोपण के 72 घंटे। इसका आंसर क्या होगा? आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किया जाए। कब किया जाना चाहिए आपातकालीन गर्भ निरोधक के लिए? ऑप्शन ए, 72 घंटे, सहवास के 72 घंटे। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां असुरक्षित यौन संबंध सहवास के 72 घंटों के भीतर लेने पर ही प्रभावी होती हैं। ये ओवुलेशन या निषेचन को रोककर अवांछित गर्भाशय से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा ना भूलें, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में एमएमयूएटी के लिए और आरयूएचएस 2027 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन है आज का, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है आईयूडी आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं डाला जाता है। ऑप्शन बी है आईयूडी गर्भाशय में फागोसाइटोसिस प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। ऑप्शन सी है आईयूडी युग्मक जनन को दबा देते हैं। ऑप्शन डी है एक बार लगाए गए आईयूडी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लगाए जाने के बाद आईयूडी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, आईयूडी गर्भाशय में फागोसाइटोसिस प्रतिक्रिया को बढ़ाता है।
आईयूडी इन यूटेराइन डिवाइस को डॉक्टर्स या नर्स द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। ये गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं को फागोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथनों में से विकल्प में चुनें। फर्स्ट है, एमटीपी की सलाह आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान दी जाती है। सेकंड है, एमटीपी का उपयोग गर्भ निरोधक विधि के रूप में किया जाता है। थर्ड है, एमटीपी हमेशा सर्जिकल होते हैं। और है, एमटीपी के लिए योग्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता की आवश्यकता होती है। कौन से कथन इनमें सही है एमटीपी के संबंध में, बताओ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। एमटीपी की सलाह आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान दी जाती है, ये बात सही है। और एमटीपी के लिए योग्य चिकित्सक कर्मियों की सहायता की आवश्यकता होती है। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उल्लिखित यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता। निम्न यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान करना है जो यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन है उपदंश, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है सुजाक, ऑप्शन डी है जननांग मस्सा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी एड्स राइट आंसर, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से कंडोम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। ऑप्शन है, ये गर्भाधारण के लिए प्रमुख प्रभावी बाधाएं हैं। ऑप्शन बी है, ये सहवास क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। ऑप्शन सी है, ये एसिडिटी के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट प्रक्रिया के संबंध में सही कथन चुने। ए है, युग्मनज निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए महिला दाता से एकत्र किए गए अंडों को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन बी है, जाइगोट को एक महिला दाता के एकत्र किया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन सी है, जाइगोट को महिला दाता से एकत्रित किया जाता है और गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन डी है, महिला दाता से अंडाणु एकत्रित किया जाता है और गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? गिफ्ट प्रक्रिया के संबंध में कथन कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी जाएगा बी। जाइगोट को एक महिला दाता से एकत्रित किया जाता है, फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया है। ऑप्शन है डिंब ग्रंथि उच्छेदन, ऑप्शन बी है गर्भाशय उच्छेदन, ऑप्शन सी है पुरुष नसबंदी, ऑप्शन डी है बदिया करना। बताओ साथियों, आंसर क्या होगा? गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी गर्भ निरोधक की एक शल्य सर्जिकल विधि है। इसमें पुरुष की शुक्रवाही वाहक नलिकाओं को एक छोटे से हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य में शुक्राणु नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला गर्भनिरोधक उपकरण है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनें। उन्हें गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। सेकंड है, इन्हें गिरवा क्षेत्र को ढकने के लिए रखा जाता है। थर्ड, वे शुक्राणु प्रवेश के लिए शारीरिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। और है, वे शुक्राणु
नाशक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेकंड और थर्ड। सेकंड क्या है इसमें कि इन्हें गिरवा क्षेत्र को ढकने के लिए रखा जाता है, इन्हें गिरवा क्षेत्र को ढकने के लिए रखा जाता है। और थर्ड, वे शुक्राणु प्रवेश के लिए शारीरिक बाधाओं के लिए के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोध की रोधक विधियों में पुनः इस्तेमाल योग्य है। गर्भ निरोध की रोधक विधियों में पुनः इस्तेमाल योग्य है डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी, वॉल्ट, कंडोम। ऑप्शन बी है डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी, इम्प्लांट। ऑप्शन सी है डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी, वॉल्ट। ऑप्शन डी है कंडोम, हेमिडोम, शुक्रवाहक उच्छेदन और वॉल्ट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? गर्भ निरोध के लिए, गर्भ निरोध की रोधक विधियों में पुनः इस्तेमाल योग्य है, हो जाएगा गर्भाशय टोपी, वॉल्ट। महिलाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले अवरोधक जैसे डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी और वॉल्ट रबर के बने होते हैं। इन्हें धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है, जबकि कंडोम केवल एक बार उपयोग के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन मोचक आईयूडी का मुख्य कार्य क्या है? यह शुक्राणु की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता को कम करते हैं। ऑप्शन बी है यह अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। ऑप्शन सी है यह गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। ऑप्शन डी है यह फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करते हैं। आंसर क्या होगा? हार्मोन मोचक आईयूडी का मुख्य कार्य क्या है? और सी, यह गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। क्या करता है? गर्भाशय के भ्रूण को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। हार्मोन मोचक आईयूडी जैसे LNG-20 गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में ऐसे बदलाव करते हैं कि भ्रूण के आरोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। साथ ही ये गर्भाशय गिरवा के म्यूकस को गाढ़ा कर देते हैं, जैसे शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यह गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR के कम होने तथा IMR के बढ़ने से वृद्धि दर कम होगी, वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि होगी, वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जनसंख्या विस्फोट होगा। बताओ साथियों। MMR के कम होने तथा IMR के बढ़ने से क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। MMR कम होने से जनसंख्या बढ़ती है। क्या होता है? MMR कम होने से जनसंख्या क्या जनसंख्या क्या होता है? बढ़ता है। और IMR बढ़ने से जनसंख्या क्या होती है? घटती है। आगे समझ में? IMR बढ़ने से जनसंख्या घटती है। ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि में सम्मिलित है LNG-20, गर्भाशय गिरवा टोपी, स्तनपान, नार्तव, अंतः गर्भाशय युक्ति। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? सी, स्तनपान, नार्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा STI का उदाहरण नहीं है? गोनेरिया, लैंगिक मत्स्य, सिफिलिस, येलो फीवर। बताओ साथियों निम्न में से कौन सा STI का उदाहरण नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, सिफिलिस। ओ सॉरी, ऑप्शन डी।
क्या होगा? येलो फीवर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है? एक पित्त ज्वर है। क्या है? पित्त ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीक इन विट्रो निषेचन से संबंधित नहीं है? ZIFT, IUT, IUI, ICSI। बताओ साथियों, निम्न में से कौन सी तकनीक इन विट्रो निषेचन से संबंधित नहीं है? ZIFT, IUI, ICSI। इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? IUI। IUI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होती है। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ? अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। आ गया समझ? नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास को पूरी अंत तक देखना। इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे पेपर में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर ऐप को डाउनलोड करके मात्र 49 रुपये में आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। टोटल टेस्ट आपको 10 मिलने वाले हैं, और भी उसमें अपलोड करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।